मन भौतिकी की समस्याएं, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि साइको फिजिक्स में उत्पन्न होती है, आपको ये जानना जरूरी है। क्योंकि किसी भी शास्त्र के विकास में तभी महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं जब वो उन समस्याओं को एड्रेस करते हैं। मनोभौतिकी भी ऐसा एक शास्त्र है, कुछ उसमें समस्याएं हैं। जो साइकोफिजिक्स शब्द है, ये दो शब्दों से बना है, साइकोलॉजी और फिजिक्स। मनोशास्त्र और भौतिकी दोनों के मिक्सर से बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है मनोशास्त्र के सिद्धांत भौतिकी में प्रयोग होते हैं और भौतिकी के सिद्धांत मनोशास्त्र में प्रयोग होते हैं, उसको मनोभौतिकी कहते हैं। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि मनोशास्त्र से कुछ घटनाएं ली गई हैं, दोनों से ली गई उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उन दोनों घटनाओं में आपस में क्या संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। उस क्षेत्र को, उस शास्त्र को हम मनोभौतिकी कहते हैं। परिभाषाएं, मनोशास्त्र की वो शाखा, ये मनोभौतिकी के बारे में है, जो एक मनोशास्त्रीय घटना और एक उद्दीपक के भौतिक गुणों के बीच संबंध का अध्ययन करती है। उद्दीपकों और उनसे उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं के बीच संबंध का अध्ययन करने वाली विद्या शाखा को मनोभौतिकी कहा जाता है। I explained this definition in detail in the previous video. एक व्यक्ति के अनुभव या व्यवहार पर किसी उद्दीपक के एक या उससे अधिक भौतिक आयामों पर उसके गुणों में व्यवस्थित रूप से परिवर्तन के प्रभाव के अध्ययन द्वारा प्रत्यक्षात्मक प्रक्रियाओं का विश्लेषण मनोभौतिकी कहलाता है, या मनोभौतिकी कुछ समस्याएं। इसको आप दोनों शब्द मनोभौतिकी लिख सकते हैं या मनोभौतिकी, दोनों लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो चले। पहली समस्या उत्पन्न होती है मानसिक स्थिति को मात्रा में परिवर्तित करना। मनोशास्त्र में हम उस अंग, उस भाग का अध्ययन करते हैं जिसको हम कभी देख नहीं पाएंगे, जिसको माइंड कहते हैं, चित्त कहते हैं, मन जिसको हम कहते हैं। ऐसे हिस्से का आप अध्ययन कर रहे हो जिसको आप देख नहीं सकते, इसको आप टच नहीं कर सकते, उसके अंदर उत्पन्न होने वाली जो घटनाएं हैं उसको हमें किस प्रकार से मात्रा में परिवर्तित करना है। क्योंकि जब तक हम किसी घटना को मात्रा में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो गणितीय संबंध हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। और गणितीय संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है क्वांटिटी की, मात्रा की। कि जो मानसिक स्थिति होती है वो हमारा सब्जेक्टिव वेरिएबल होता है, उसके अंदर बहुत ही डायनेमिज्म है, व्यक्तिपरक होता है, आपको उसका अनुभव स्वयं को होता है। उसको मात्रा में कन्वर्ट करना काफी डिफिकल्ट है। मानसिक स्थिति का मापन, जब तक हम किसी वेरिएबल को ऑब्जेक्टिव रूप से माप नहीं लेते तब तक हम उसके बारे में सटीकता से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं होते हैं। मान लीजिए अभी हवा चल रही है, आप कहेंगे कि हवा चल रही, मैंने कहा कैसी चल रही? तेज हवा चल रही। तेज का मतलब कितना है? तो बहुत तेज चल रही है। अरे बहुत तेज का मतलब क्या है? तो जब तक हम हवा की स्पीड को नाप नहीं लेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि बहुत तेज का मतलब क्या है। और मनोभौतिकी में ये सबसे समस्या है कि ये जो हमारी मानसिक स्थिति है उसका मापन करना। आपका मूड खराब है, कितना खराब है हमें नहीं पता चलेगा जब तक उसको हम गणितीय रूप से माप नहीं लेंगे। तो ये एक और समस्या है मनोभौतिकी की। अगली समस्या, माप क्रम या पैमाना तैयार करना, स्केलिंग इसको बोलते हैं। इसको हम कंटिन्यूम कह सकते हैं, अबाध क्रम। अबाध मतलब बिना बाधा के, जिसमें कोई भी रुकावट ना हो, उसको बोलते हैं अबाध क्रम। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी मानसिक स्थिति है उसको एक स्केल पर, जिस प्रकार से एक लाइन लगाई हमने, मान लीजिए मेरे पास ये एक पुस्तक है, ये पुस्तक कितनी लंबी है
कैसे नापोगे? इसके लिए आपको एक स्केल की आवश्यकता होगी, एक रूलर की आवश्यकता होगी। और रूलर को क्या करोगे आप? यहां रखोगे और यहां तक, चाहे वो बड़ा हो। वो देखें, वो जो स्केल है आपका, वो आबाद क्रम है, कॉन्टिनम है। शुरुआत हमने लिखा है 1 और उसके बाद वो चलता ही जा रहा है। हमने उसको काट के छोटा कर लिया है 1 से 50 सेंटीमीटर तक, या 20 इंच का, 15 इंच का, जो भी स्केल है वो। लेकिन एक्चुअल में क्या उसकी कोई सीमा है किसी स्केल की? उस स्केल को आप बढ़ाते चले जाइए, इधर से 0 से पहले माइनस में लेते चले जाइए, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। इसको हम कॉन्टिनम बोलते हैं, आबाद क्रम। तो मानसिक स्थिति का कोई एक ऐसा पैमाना तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। अब उसको तैयार कैसे करते हैं? जैसे आपने देखा होगा इंटेलिजेंस के कुछ वैल्यूज लिखी होती है आईक्यू की, उसके सामने लिखा होता है सामान्य, जीनियस, सामान्य से अधिक, बेवकूफ, इसको इडियट, मोरॉन, मेंटली रिटार्डेड, इस टाइप से कहते हैं। वो क्या है, एक प्रकार से एक पैमाना तैयार किया गया है। लेकिन क्या वो पैमाना बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है जैसा इस किताब को नापना है? एक समस्या होती है। कहने का अर्थ है, जो आपके मनशास्त्रीय चर हैं, हमारा अवधान कितना है, चीजों को हम कैसे परसीव करते हैं, इन सब को एक मूल्य देना, संख्यात्मक मूल्य देना। क्योंकि जब तक हम संख्यात्मक मूल्य नहीं दे पाएंगे, तब तक हम मैथमेटिकल रिलेशंस तैयार नहीं कर पाएंगे। और जब तक मैथमेटिकल रिलेशंस तैयार नहीं होते हैं, तो मन भौतिकी आगे नहीं बढ़ सकती है। मन भौतिकी की ये पहली आवश्यकता है कि गणितीय संबंध स्थापित करना और फिर उनका अध्ययन करना। ये था तैयार करना पैमाना। दूसरे है संवेदिक अनुभव। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कीजिए आप एक बहुत अच्छा जॉब लग गए हैं, और वो जॉब आपका लगा है कहीं जाकर दक्षिण भारत में, चेन्नई में, या यूं कह लीजिए त्रिवेंद्रम में। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में प्रोफेसर बन गए हैं, और आप घर लौटते हैं 2 महीने बाद। पहली बार ज्वाइन करके आप जब घर लौटते हैं 2 महीने बाद, तो आपको सेंसरी एक्सपीरियंसेस, संवेदना, वो कैसी होगी, कैसा, कितना आप अनुभव करेंगे उसे? जो भी आपसे मिलेगा, अरे वाह, मुबारक हो, आप तो यार प्रोफेसर बन गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बड़ी मेहनत की होगी आपने, कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है, कितनी सैलरी है, कितनी तनख्वाह है, अब तो आप बढ़िया से मोबाइल लेंगे, ये वो। बट ये जो आपके अंदर अनुभव उत्पन्न हो रहे हैं, अगर कोई वैज्ञानिक उन अनुभव को मापने लगे कि किस लेवल के अंदर आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, उसका आकलन करना इतना आसान नहीं है। वही बात, उस अनुभव को एक संख्यात्मक मूल्य देना है। मनस भौतिकी की एक ये भी समस्या है कि जो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको एक संख्यात्मक मूल्य देना। कार्यात्मक संबंधों, फंक्शनल रिलेशंस, और उनकी गणितीय अभिव्यक्ति का निर्धारण, कि कोई एक वस्तु काम करती है, उसके कारण कोई दूसरी वस्तु काम करती है। ये क्या होता है? फंक्शनल रिलेशन बोला जाता है इसको। जिस प्रकार से आपके घरों में पानी की मोटर लगी है, जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं मोटर का, तो मोटर घूमने लगती है। मोटर की स्पीड पर यह डिपेंड करता है कि वो पानी कितना दूर फेंकेगी। पानी की स्पीड में और मोटर की घूमने की स्पीड में जो संबंध है, उसको हम फंक्शनल रिलेशन कहते हैं। ये तो एक वस्तु है, व्यक्ति ने बनाई है, मोटर की स्पीड को नापा जा सकता है और पानी की स्पीड को नापा जा सकता है। उनके कार्यात्मक संबंधों को आराम से गणितीय मात्रा दी जा सकती है। यही बात अगर हमारे मानसिक स्थिति की हो, तो क्या होगा? आप कार में बैठकर जा रहे हैं, अब कार में बैठने पर आपको प्रकार का अनुभव होता है। अब दूसरी, कार की जो स्पीड है,
उसके साथ आपके अनुभव का क्या संबंध है? ये कार्यात्मक संबंध। जैसे स्पीड बढ़ते जाएगी, आप आगे बैठे हैं, आपकी आंखें उतनी खुलती चली जाएगी, आप ध्यान से देखेंगे। आप बार बार ड्राइवर को भी देख रहे हैं। पहले स्पीड 80 चल रही थी, 90 हो गई तो कोई फर्क नहीं, 100 हो गई, थोड़े से आप टाइट हो गए, 100 के बाद 110 तो आपने थोड़ा सा ऐसे और टाइट हो गए, आगे देख रहे हो कार में आप। 120 तो आपने जो साइड में लगा हुआ है, डंडा सा लगा होता पकड़ने का, वो पकड़ लिया और बार बार ड्राइवर को देख रहे हो। स्पीड बढ़ रही है कार की, 130 हो रही है, तो आपके हृदय में की जो धड़कन की स्पीड है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। फिर आपने मीटर को ध्यान से आप देखते हैं टेढ़ी नजर से, 140 हो रही है तो आपकी हद, फिर आप बोले ड्राइवर को थोड़ा स्लो कर ले यार। ये देखिए जो फंक्शनल रिलेशंस है, स्पीड, कार की स्पीड के साथ आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, आपकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। तो ये कितना परिवर्तन आ रहा है, कैसे आ रहा है? अगर आपकी जगह कोई और व्यक्ति हो, दूसरा हो, उसमें कितना परिवर्तन आएगा? ये जो फंक्शन रिलेशन है, इनको समझना, उसके बाद गणितीय मात्रा में अभिव्यक्त करना, उसका निर्धारण करना काफी कठिन है। ये भी एक समस्या होती है मनोभौतिकी की। और ये क्यों हम गणितीय अभिव्यक्ति करते हैं, क्यों इसकी जरूरत है, आपका प्रश्न आ सकता है। क्योंकि भविष्यवाणी करने में मदद करता है। मान लीजिए कि मैं बैठा हूं और कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है 120 की स्पीड से, मैं बोलूं भाई 90 पे कर ले, मेरे को लगता है डर। और मेरी जगह आप जैसा कोई युवा बैठा है तो आराम से 120 पे से बैठा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। फंक्शन देखो, फंक्शन रिलेशन बदल गए, कार्यात्मक संबंध बदल गए। इसका मतलब अब जब मुझे पता है कि मैं 120 की स्पीड पर गाड़ी में बैठते हुए डरता हूं, तो मैं आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि 120 की स्पीड जैसे जाएगी, सर को डर लगने लगेगा और आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। यानी कि सर जिस गाड़ी में बैठेंगे उसमें गाड़ी की स्पीड 100 से कम होनी चाहिए। आप भविष्यवाणी कर देंगे, वो तब कर पाए जब आप स्पीड को नाप पाए। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं मनोभौतिकी के अंदर आते हैं, वो जिनको मापना, जिनके बीच में कार्यात्मक संबंधों को स्थापित करना काफी असंभव होता है, काफी कठिन होता है। और ये भी एक मुख्य समस्या है मनोभौतिकी। अब आता है जोड़ तोड़ या हेर फेर, मैनिपुलेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ये मैनिपुलेशन की आवश्यकता क्यों होती है? जब आप रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, उस समय आपको पता चलेगा कि कुछ चर ऐसे होते हैं जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, कुछ चर होते हैं जिनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। तो हम जब भी रिसर्च करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं जानबूझकर, और फिर उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर प्रभाव देखते हैं। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर मैनिपुलेशन करना काफी कठिन होता है अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मनोशास्त्रीय वेरिएबल्स हैं। उदाहरण के लिए पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं भौतिकी के कुछ वेरिएबल्स के। भौतिकी का एक वेरिएबल होता है आपका वेट, वजन। आपको 1 किलो आम खरीदने हैं, आपके साथी को 5 किलो आम खरीदने हैं। अब जो आम बेचने वाला है वो क्या करता है, वो आपके लिए तो एक छोटा सा काला सा एक लोहे का टुकड़ा है वो रखेगा और आपको आम तोल के दे देगा। आपके साथी के लिए जिसको 5 किलो चाहिए, 5 किलो के बट्टे रखेगा, लोहे के बड़ा वाला रखेगा। किस प्रकार से वजन में उसने हेर फेर कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया। पहले उसने 1 किलो का बट्टा रखा आपके लिए, आपके साथी के लिए 5 किलो का रखा, उस 5 किलो आम दे दिए उसको। ये मैनिपुलेशन है। मनोवैज्ञानिक जो चर है, मनोशास्त्रीय वेरिएबल्स होते हैं, उसमें मैनिपुलेशन करना काफी कठिन होता है। इंटेलिजेंस
मेमोरी, हमारी मेमोरी में मैनिपुलेशन करना काफी मुश्किल है, संभव ही नहीं है। वी कैनॉट मैनिपुलेट आवर इंटेलिजेंस। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि हम 10 व्यक्ति चुन लें, उन पर सब पर इंटेलिजेंस टेस्ट लगाएं और उनकी अलग अलग आईक्यू निकालें, तो हम केवल उन्हीं लोगों को अपने टेस्ट में चुने जिनकी आईक्यू 100 हो। ज्यादा से ज्यादा हम इतना कर सकते हैं, हम किसी एक व्यक्ति की आईक्यू को कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये एक क्या होता है, एक तरह से मैनिपुलेशन होता है टेस्टिंग के लिए। एकेडमिक अचीवमेंट, व्यक्ति पढ़ाई में कितना अचीव कर पाता है, उस पर इंटेलिजेंस का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हमें ये स्टडी करना है तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति को लिया, आज उसकी इंटेलिजेंस कम कर दी हमने, फिर उसकी पढ़ाई देखी, कल और बढ़ा दी, फिर पढ़ाई देखी, ऐसा नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि हम 10 व्यक्ति ऐसे ले लें जिनकी आईक्यू कम हो, 10 व्यक्ति ऐसे ले लें जिनकी आईक्यू ज्यादा हो, ये हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे और भी वेरिएबल्स आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनःशास्त्रीय चरों में मैनिपुलेशन करना काफी कठिन होता है, जोड़ तोड़ करना काफी कठिन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट्स जो आते हैं वो इतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं। अगली समस्या, संवेदना का परिमाण या तीव्रता का वस्तुनिष्ठ मापन। इसको हम बोलते हैं कि जो सेंसरी एक्सपीरियंस है उसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तेज गति से और कितना ज्यादा आपको सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं। यू विल फाइंड इन योर क्लासरूम सच पीपल, कुछ आपके ऐसे दोस्त होते हैं जिसको आप कुछ छोटी सी बात कह दो तो वो मुंह फुला लेते हैं, उनको सेंसरी एक्सपीरियंस बड़ी तीव्रता से होता है। और देयर आर सर्टेन फ्रेंड्स जिनको आप कुछ भी कह दो आप तो जल्दी से बुरा नहीं मानते। देखो अंतर, इससे संबंधित फेक्नर का नियम जो 1860 में दिया गया था, वो कहता है कि संवेदना की तीव्रता उद्दीपक की तीव्रता के लघु गुणक के समानुपाती होती है। तो लोगरिथम जिसकी बात करते हैं उसके प्रोपोर्शनेट होती है। इसका मतलब अगर जो उद्दीपक जिनकी तीव्रता, जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, वो गुणवत्तापूर्ण हो और मुश्किल से वो मिले, ऐसे उद्दीपक होते हैं, या बहुत ज्यादा वो हमारे लिए प्रासंगिक हो, इस्तेमाल होने वाले हो, उनको हम जब परसीव करते हैं, उनकी संवेदनाएं जब हम करते हैं तो उनमें हम जल्दी उनको सेंस कर लेते हैं और कम गलतियों के साथ करते हैं। क्वालिटी, अगर जो चीज जिसके अंदर क्वालिटी होगी वो चीज ऑटोमेटिकली आपको बहुत तेजी से अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ, उसकी संवेदना होने में आपको कम गलती होगी। दुर्लभता, जो चीज दुर्लभ होती है, आसानी से नहीं मिलती है, उसको आप बहुत जल्दी परसीव कर पाएंगे, उससे प्रति जो आपकी संवेदना होगी वो तेजी से होगी और कम गलतियां होगी उसमें। घर बैठे आप कोबरा निकल आए, सांप घूमने लग जाए, तुरंत आप देख लेंगे सांप है, और घर में कितनी सारी मक्खियां उड़ती रहती है अलग अलग प्रकार की, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि घर में सांप निकलना एक दुर्लभ घटना है, मक्खियां उड़ना एक हर समय सुलभ घटना है। दुर्लभ है बड़ी जल्दी इसकी संवेदना हुई, और अधिक प्रासंगिक होते हैं, आपके काम के हैं। तो ये है आपका एक फेक्नर का नियम। इसमें भी हमें एक समस्या होती है कि जो संवेदना का परिमाण है, उसकी इंटेंसिटी है, उसका ऑब्जेक्टिव रूप से किस प्रकार से उसको मापें, कैसे उसको मेजर करें। दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द साइकोफिजिक्स। और मानव त्रुटियों को कम से कम करना जो मुख्य 3 प्रकार की होती है। मनःशास्त्र की जो शाखा है मनोभौतिकी, उसका ये एक लक्ष्य है कि किस प्रकार से सेंसेशंस में, संवेदना में और प्रोटेक्शन में जो त्रुटियां होती हैं, जो एरर्स होते हैं, उसको कम करना। और वो एरर मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। एरर इन परसेप्शन, फैसला करने में गलती, और सेंसेशन में त्रुटि, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इनमें भी मनोभौतिकी को काफी समस्या उत्पन्न होती है आपके परसेप्शन में एरर को कम करने में, निर्णय लेने में और संवेदना में। और अवलोकन संबंधी भी कुछ त्रुटियां होती है कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप
सभी लोगों को 10 विद्यार्थियों को ले लें और उनको ऑब्जर्व कहें कि आप ऑब्जर्व करें बाहर क्या घटना हो रही है। तो हर व्यक्ति ऑब्जर्व करते वक्त अपने अपने तरीके से घटना का अवलोकन करता है और कुछ लोग उसमें त्रुटियां कर जाते हैं। लगभग हर कोई व्यक्ति अलग अलग प्रकार के एरर्स करता है। तो उन एरर को भी कंट्रोल करना मनोभौतिकी के लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है। These are the some problems of psychophysics. Here we end our today's session. These are my references. क्रॉस चेक करें और इनको और डीपली पढ़ने की आप कोशिश करें। अगली जो हमारी चर्चा होगी वो चर्चा होगी क्लासिकल मेथड्स ऑफ साइकोफिजिक्स। क्लासिकल विधि बोलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। जल्दी ही हम मिलेंगे कल शाम के 4 बजे और नए विषय के साथ। लेकिन जाने से पहले ओके, योर क्वेश्चंस प्लीज। जी, आपकी YouTube पर वीडियो देखी थी, आपने उसमें ये बताया था कि मनोभौतिकी पर हमारा स्मार्टफोन भी काम करता है, वो क्या चीज है? हाँ बिल्कुल, जब इसका उपयोग आएगा मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर चूंकि आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपके सामने अभी ये प्रश्न, मोबाइल फोन की बहुत सारी चीजें, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। मोबाइल फोन में एक सिस्टम होता है वाइब्रेशन का। कितनी वाइब्रेशन होनी चाहिए इसमें? अब या तो इतनी वाइब्रेशन हो कि आपको पता ही ना चले, या इतनी वाइब्रेशन हो कि जेब में डाल रखा आपने, इतना वाइब्रेट कर निकल के गिर जाए। तो कितना वाइब्रेशन होना चाहिए इसमें? ये कंपनियां जिन्होंने मोबाइल फोन बनाती है तो उसके अंदर कितना वाइब्रेशन डालें? वो इतना वाइब्रेशन हम डालें उसके अंदर कि व्यक्ति अगर फोन हाथ में है या उसकी जेब में है तो उसको ये एक्सपीरियंस हो जाए, ये अनुभव हो जाए कि मेरा फोन बज रहा है। कैसे फैसला होगा? तो इसके लिए मनोभौतिकी तय करेगी कि वो इतनी वाइब्रेशन डालें और उसके लोगों पर टेस्ट करें और उस पर कॉल करके देखें। अगर 100 में से 50 व्यक्ति ये अनुभव करते हैं कि फोन वाइब्रेट कर रहा है तो वो वाइब्रेशन काफी है। अगर 100 में से 40 व्यक्ति अनुभव करते हैं कि वाइब्रेशन काफी है तो फिर क्या होगा कि हमें उस वाइब्रेशन को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। तो हियर कम्स द रोल ऑफ साइकोफिजिक्स। आई सपोज यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, फिर भी कोई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियोस आप देखते रहें क्योंकि सारा मटेरियल ऑलरेडी आपके नेट पर अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल के मिलते हैं 4 बजे फिर, तब तक के लिए बाय बाय।